Good morning everyone and welcome to the class. Now we have completed paper 8. RT3 paper 8 is done and now we are preparing for paper 9. We will start our preparation for paper 9 and the paper 9 is chapter Democratic Resurgence. Actually this is your original chapter of that crisis of democratic order. Okay, the chapter's name is Crisis of Democratic Order in the original syllabus. In revised syllabus, the name of the chapter has been changed. Now this chapter is not there. The name of the chapter is Democratic Resurgence. And what we find that some new topics have been added. In this chapter there is addition. The whole chapter you have to read. ये जो पहले वाला chapter है Crisis of Democratic Order, ये पूरा chapter आपको पढ़ना है. इसमें कोई भी cutting कुछ भी नहीं है. The whole chapter is there. And besides, some new topics have been added in this chapter, like Jayaprakash Narayan and Total Revolution. That is given in the reference material. Then Ram Manohar Lohia and his socialism. It is also given in the reference material. And then Pandit Deen Dayal Upadhyay and his concept of integral humanism, which is also there in the reference material. So these three ideologies, or we can say the political philosophers जो हैं हमारे Indian contemporary political thinkers, उनके बारे में आपको पढ़ना है. And एक और इसमें नया addition है, that is democratic upsurge. What is the meaning of democratic upsurge, and 3 different stages of democratic upsurge in the context of Indian politics. ठीक है, तो ये न्यू एडिशंस हैं. ये जो न्यू एडिशंस हम देख रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा. और जो रेफरेंस मटेरियल में जितना कंटेंट दिया हुआ है उसके बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस हम फॉर्म करेंगे, और जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे. दीज आर नॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट वी कैन से दैट दीज आर प्रोबेबल क्वेश्चंस, बिकॉज टुडे जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हम जिन पार्ट्स ऑफ सिलेबस को हम कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है. उसमें सिर्फ प्रोबेबल क्वेश्चंस ही होंगे. ठीक है, तो दिस विल बी योर प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. तो अभी हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन which can be there about this Jayaprakash Narayan, his Total Revolution. So the question can be like explain the total revolution of Jayaprakash Narayan. तो जयप्रकाश नारायण का जो टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि आपके रेफरेंस मटेरियल में जो कुछ भी दिया है वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी. जैसे जयप्रकाश नारायण जो थे, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो टोटल रेवोल्यूशन के लिए जो उन्होंने उसके जो बात की, वही दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण. इसके अलावा टोटल रेवोल्यूशन के अलावा फाइट अगेंस्ट करप्शन और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है. तो ये 3 मेन उनके कंट्रीब्यूशन हैं. अब इसमें जो 3 मेन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टोटल रेवोल्यूशन ही है. ठीक है, तो अगर टोटल रेवोल्यूशन पे हम फोकस करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि जो टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पहली बार इन्होंने इस तरह का एक स्ट्रगल किया अगेंस्ट करप्शन
और यूथ को मोबिलाइज किया, स्पेशली इन गुजरात एंड बिहार और गुजरात के जो स्टूडेंट्स थे उनको मोबिलाइज करके उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक लड़ाई शुरू की। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल, है ना, लोकपाल की डिमांड जो हुई उसकी स्टार्टिंग उन्होंने ही की। फिर हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी है और स्टेट है, इन सबका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्म बदल जाना चाहिए। इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट, कैसे ये बदलेगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? थ्रू टोटल रेवोल्यूशन, है ना। टोटल रेवोल्यूशन जो है उसमें सब कुछ आ जाता है, बिकॉज अगर नाम को ही हम लोग देख रहे हैं टोटल, तो टोटल में हर तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, इकोलॉजिकल हो, ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर इन द टोटल रेवोल्यूशन। एंड देन अगर सिर्फ पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात देखें तो उसमें उनका जो स्ट्रेस है वो किस पर है? वो है राइट टू रिकॉल का राइट होना चाहिए। जैसे कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, एक बार इलेक्ट करने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनका एक फिक्स टेन्योर होता है। लाइक मोस्टली हमारे कंट्री में तो ये 5 ईयर्स ही है, 5 ईयर्स के लिए हम उनको इलेक्ट करते हैं। फिर दे आर कंप्लीटली फ्री, 5 साल के लिए वो इलेक्ट हो गए। जब राइट टू रिकॉल होता है ना, तो क्या होता है कि ऐसे कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं कि उनको वापस बुलाया जा सकता है। अगर वो अपना काम, अपने जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे नहीं कर रहे हैं, अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का प्रोविजन होता है कि जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है वो उनको रिकॉल कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं। तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात की। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने विलेज समितिज या मोहल्ला समितिज का भी काफी इम्पोर्टेंट प्लेस रखा, क्योंकि इसी से डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर बढ़ता है, डिवीजन होता है पावर का। दैट इज वेरी मच डेमोक्रेटिक, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एंड ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ऊपर के लोग मतलब जो सोसाइटी में जो हाई क्लास है, रिच क्लास है, they should also involve in the politics. So this was the view of जयप्रकाश नारायण regarding total revolution. ठीक है, तो टोटल रेवोल्यूशन अगर हमें एक्सप्लेन करना होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हम यही करेंगे कि वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण इज टोटल रेवोल्यूशन। One of the main contribution of JP is total revolution, and it was under the leadership of Jayaprakash Narayan that in the post-independence India, first time a fight against corruption started. With the participation of youth, especially in Gujarat and Bihar. Okay, so under his leadership, fight against corruption was undertaken with the participation of youth from Bihar and गुजरात। है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड देन वी विल सी कि उन्होंने जो टोटल रेवोल्यूशन की बात की उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमारे हो गए हैं। अब इसके आगे का जो आंसर है उसको हम लिखेंगे इन 2 पॉइंट्स के अलावे। So the third point is complete. It's transformation of individual, transformation of individual, society and state through total revolution। और ये जो टोटल रेवोल्यूशन है, इट विल ट्रांसफॉर्म all the spheres of life, like moral, it will transform all the spheres of life, like moral, political, social, cultural, educational, environmental, ecological। ठीक है, अब इसमें फिर से हम लोग पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देंगे कि what do we mean by what is the meaning of political transformation। So political transformation includes, what does it include? Right to recall। recall का right ये हमें देता है। इसकी बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, right to recall, and then the importance of village or mohalla samitis। And he also talked about ऊपर के लोग to join the politics, है ना। तो ये चीजें जो हैं वो जयप्रकाश नारायण की थी। और इसमें एक चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जयप्रकाश नारायण का जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात वो कर रहे हैं कि चेंजेस आने चाहिए, उसके सेंटर में कौन है? मैन। मैन इज द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। अगर चेंज आएगा तो वो कौन लाएगा? वो हम, जैसे मैन कहने का मतलब जो कॉमन पीपल हैं, दे आर द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। वॉट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग, वॉट एवर वी आर ट्राइंग फॉर, that can be achieved only through the effort of the common man। ठीक है, तो ये जहां पर मैन उन्होंने लिखा है, इसको हम कॉमन मैन समझ करके, कॉमन पीपल समझ करके समझेंगे तो बेटर होगा। सो अकॉर्डिंग टू हिम, मैन will be the real catalyst of change in India। Okay, man will be the real catalyst of change in India। कैटलिस्ट होता है ना, क्या साइंस में हम लोग कैटलिस्ट पढ़े थे, जिसमें कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को के स्पीड को बढ़ा देता है। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, टोटल रिवोल्यूशन चाह रहे हैं, तो वो
कैसे होगा? थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल. सो दिस इज अबाउट टोटल रेवोल्यूशन. अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन भी निकलता है, एंड दैट इज व्हाट इज कम्युनिटेरियन सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटेरियन सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण? ठीक है. So the question is, what is communitarian socialism according to जय प्रकाश नारायण. ठीक है, क्या था कम्युनिटेरियन सोशलिज्म? तो उनका जो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म था उसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया जो है वो एक सोसाइटी है डिफरेंट कम्युनिटीज का, जिसमें 3 important layers हैं. There are 3 layers of communities in the country, and these 3 layers are community, region and राष्ट्र. और जब हम इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो फिर तभी एक ट्रू फेडरेशन जो है उसका फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटेरियन सोशलिज्म कि 3 लेयर्स हैं, कम्युनिटी है, रीजन है एंड राष्ट्र है, और इन तीनों को मिला करके एक ट्रू फेडरेशन जो है वो बनता है. इट्स अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण, इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी को रियल बनाना है ना. तो यहाँ पर हमारा यही होगा कि इट हैज अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटेरियन सोशलिज्म ऑफ जयप्रकाश नारायण देयर आर 3 लेयर्स. और ये 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? ये 3 लेयर्स है दिस कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र. और ये जो तीनों लेयर्स हैं इनके मिलने से ही एक ट्रू फेडरेशन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये हो गया. एक और चीज है कि इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट जो फाइट इनका था उसमें इन्होंने लोकपाल के ऑफिस की डिमांड की थी. तो दैट में आल्सो कम कि नेम द थिंकर हु एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल against corruption, or what was his view how to curb this corruption according to Jayaprakash Narayan. For that purpose only he advocated this office of Lokpal, है ना. तो ये हमारा जयप्रकाश नारायण का हो जाता है. तो जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, these are not क्योंकि ये तो एकदम नया है तो इसमें से आपके प्रीवियस क्वेश्चंस निकल ही नहीं सकते. ठीक है, अब हमने जयप्रकाश नारायण को कर लिया. अब जो नेक्स्ट हमारे हैं वो है राम मनोहर लोहिया. राम मनोहर लोहिया का जो उनके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें सोशलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन थिंकर्स जिन्होंने अपना ओरिजिनल व्यू दिया रिगार्डिंग सोशलिज्म उसमें राम मनोहर लोहिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और राम मनोहर लोहिया ने जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया उसको हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट सोशलिज्म विच वाज देयर इन द यूएसएसआर एंड चाइना, बिकॉज दैट सोशलिज्म इज नॉट डेमोक्रेटिक, है ना. वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम हो जाती है और वो टोटली अनडेमोक्रेटिक हो जाता है. तो यहाँ पर लोहिया ने जिस सोशलिज्म की बात की है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें कि द end is socialism but the path is, the means is democratic. Through
democratic means the aim of socialism should be achieved. ठीक है, सोशलिज्म को अचीव करना है, बट डेमोक्रेटिक मीन्स को अडॉप्ट करते हुए अनडेमोक्रेटिक वे में हमें सोशलिज्म को नहीं अचीव करना है ना. और लोहिया जो थे, ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म were irrelevant. Both of them are irrelevant for Indian society. If we see the nature of Indian society, what we find that neither socialism nor capitalism is suitable, है ना. And that is why he given this concept of democratic socialism, जो कि दोनों के बीच का रास्ता था. Just like mixed economy. अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो हमने क्या किया था कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को लेकर हम चले, और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल दिया जिसमें कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों को ही इंक्लूड किया गया, है ना. तो इन द सिमिलर वे अब ये पॉलिटिकल स्फेयर में हो रहा है, जहां पर कि हम सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के बीच का रास्ता जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं. एंड दिस बीच का रास्ता इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है, तो इसके इन्होंने जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दिया उसके दो ऑब्जेक्टिव है. एक तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि ये है कि फूड और हाउसिंग से रिलेटेड जो नीड्स हैं वो सबके पूरे होने चाहिए, जो बेसिक नीड्स जिसको हम कह सकते हैं वो सबके पूरे होने चाहिए. और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जिससे जो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ऑल दीज शुड बी फुलफिल्ड. ठीक है, तो इसी को हम लोग अभी आगे और देखेंगे, क्योंकि सोशलिज्म जो है यही इनका मेन कॉन्सेप्ट है. और उन्होंने चौबुर्जा राजनीति की भी बात की. तो ये जो कुछ ऐसे टर्म्स जो आए हैं ना, उसको लेकर के एक फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकता है 1 मार्क का, है ना, कि चौबुर्जा राजनीति, व्हाट डू यू मीन बाय चौबुर्जा राजनीति ऑफ लोहिया. तो वो अभी आई विल राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड देन द पॉइंट्स ऑल्सो. तो पहले समझ लें कि चौबुर्जा राजनीति जो लोहिया की है उसमें वो क्या कहते हैं कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल एज सोशलिज्म. एंड ये व्हाट आर दीज 4 पिलर्स? सेंट्रल, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, है ना. एंड ऑल दीज 4 पिलर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, लोहिया का ये कहना था कि ये चौबुर्जा मतलब 4 फोल्ड जिसको हम कह सकते हैं, 4 फोल्ड राजनीति, जैसे कि अभी हमने पीछे उनका देखा, उन्होंने जैसे मोहल्ला समिति की बात की जयप्रकाश नारायण ने, तो ये भी हमारा लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो चौबुर्जा राजनीति की बात करते. इसके अलावा लोहिया ने अफर्मेटिव एक्शन की भी बात की. अफर्मेटिव एक्शन जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अपलिफ्टमेंट के लिए जो उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ पॉजिटिव रीजन. जब किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं. लाइक हमारी कंट्री में जो रिजर्वेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है फॉर SCs and STs and OBC, that is that is positive action or affirmative action. So Lohia was of the view that this policy of affirmative action should not only be for the downtrodden but also for the women and non-religious minorities. Women को भी मिलना चाहिए ये जिसको हम कहते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन. एंड माइनॉरिटीज, नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उन्हें भी, लाइक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, उनको भी ये मिलना चाहिए. ठीक है, और इस तरह से उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का और चौबुर्जा राजनीति का था. और इसके बेसिस पे ही उन्होंने पार्टी ऑफ सोशलिज्म की बात की, जिसमें क्या था कि पार्टी ऑफ सोशलिज्म होगा, यानी कि देयर विल नॉट बी एनी पार्टी. सारे पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मर्ज कर जाएंगे. पार्टी ऑफ सोशलिज्म, इट वाज एन अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना. एंड दिस पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव 3 सिंबल्स. 3 सिंबल होना चाहिए. एक सारी पार्टीज एक में मर्ज कर जाएंगी एंड दिस विल बी कॉल्ड पार्टी ऑफ सोशलिज्म. एंड इट शुड हैव 3
सिंबल्स लाइक स्पेड। स्पेड क्या हुआ, जिससे कि हम जो मजदूर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो वर्क करते हैं। सो प्रिपेयर टू मेक एफर्ट्स किए जाते हैं स्पेड से, बहुत मेहनत लगती है। देन वोट, 3 सिंबल है, वोट, पावर ऑफ वोटिंग, एंड प्रेजेंट, विलिंगनेस टू मेक सेक्रीफाइस। आप एफर्ट करिए, आप अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करिए, और आपके अंदर ये विलिंगनेस होनी चाहिए सैक्रिफाइस करने की। तो इसके अंदर से पहले हम देखेंगे कौन कौन से छोटे मार्क्स के क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो राम मनोहर लोहिया की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स है ना, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेमोक्रेटिक, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स of what are the objectives of democratic socialism of Ram Manohar Lohia? There are 2 objectives of this democratic socialism. First is economic objective, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लाइक फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है। एंड देन नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर non-economic objectives, democracy, freedom. These are the non-economic activities, non-economic objectives, ठीक है। अब इसके बाद एक और इसमें से ये मैक्सिमम 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क में भी हो सकता है, या 2 मार्क्स में मैक्सिमम, उससे ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। मैक्सिमम 2 मार्क्स, ओके। And now the next question is, what is चौबुर्जा राजनीति according to लोहिया चौबुर्जा राजनीति क्या है? So this चौबुर्जा राजनीति is there are 4 pillars of politics according to this राम मनोहर लोहिया। 4 pillars हैं पॉलिटिक्स के as well as सोसाइटी के, ठीक है। ये 4 पिलर्स कौन से हैं? सेंटर है, रीजन है, डिस्ट्रिक्ट है और विलेज है ना। So these are the according to this चौबुर्जा राजनीति 4 pillars of politics as well as society. And what are these 4 pillars? These 4 pillars are center, region,
सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। सबसे नीचे विलेज हुआ, विलेज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इसको आप स्टेट समझ सकते हैं, है ना, और स्टेट के ऊपर सेंटर हुआ। तो ये है इनका 4 लेयर्स, और ये चारों लेयर्स जो हैं दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ओके, दे ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम 2 मार्क्स का होगा, या 1 मार्क में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, दिस इज अ मैक्सिमम 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस निकलेंगे जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे।